which piece of apparatus is essential for all rate investigations? देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अब आपने देखा है कि जब एसिड रिएक्ट हो रहा होता है किसी लेट से मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। जब भी गैस रिलीज हो रही होती है तो हम उसको गैस को ट्रैप भी करते हैं, कभी कभार सिर्फ गैस को रिलीज भी होने देते हैं। जैसे यूजुअली कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम उसको मास बैलेंस पे रख देते हैं। ठीक है, तो गैस रिलीज होती है उसमें से, तो डिक्रीज इन मास हम लोग ले रहे होते हैं। लेकिन जो एक चीज हर रेट में कॉमन है ना, रेट का मतलब क्या है? स्पीड। जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट मेजर करोगे या स्पीड मेजर करोगे तो आपका पास डिनोमिनेटर में टाइम जरूर आएगा। और टाइम कैसे मेजर करते हो? तुम स्टॉप वॉच से मेजर करते हो। ठीक है, आगे बोलो। आया, आपने भी क्वेश्चंस भेजे थे, इसी चैप्टर के थे, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के। क्वेश्चन 3। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में हमारे पास, यस, क्वेश्चन 3 में काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इसमें इसने कुछ अपैरेटसेस बनाए हुए हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट HCl, तो इसमें प्रोड्यूस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर जा रही है, तो डिक्रीज इन मास हो रहा है इसमें रिएक्शन कंटेंट में, और डिवाइडेड बाय टाइम, इससे हम रेट निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और वो जाके गैस सिरिंज में ट्रैप होगी। तो अगेन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस सिरिंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इससे हम रेट निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टैप फनल लगाया हुआ है, तो जो एसिड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो नीचे सॉलिड फॉर्म में हमने पहले से डाल दिया। एसिड जो है वो हम HCl ऊपर से डालेंगे, और यहाँ पे देखो एक टैप लगा हुआ है, दिस इज सिंबल फॉर टैप। कि एसिड डालने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो बन के इसमें वापस टैप फनल से बाहर ना निकल सके, यहीं पे रुक जाए। वरना तो फिर हमें तो चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेंज में जाए ना, अगर बाहर जाएगी तो फिर तो वो एरर आ जाएगा, रीडिंग्स गलत होंगी हमारे पास। ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला जो है, इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट HCl, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनने की, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन के इधर चलो ऊपर वाटर पे ऊपर आके निकल गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे देखो थिसल फनल में कोई टैप नहीं है, यहाँ से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये 3 इस तरह से यूज करना, तो वो तो एरर गलत दे रहा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अंदर जा रही है, कुछ बाहर जा रही है। तो यही पूछ रहा है, विच सेट ऑफ apparatus आर सुटेबल टुगेदर विद द स्टॉप वॉच फॉर द फॉलोइंग रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो हमारे पास थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है, दैट इज नॉट सुटेबल ना, तो 1 और 2 दोनों सही है, बी हो गया। सही है मुनीफ, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 2 कह रहे हो? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 2। अच्छा, इसमें क्या रहा है? अ स्टूडेंट प्लान्स टू experiment में find the concentration of a solution of a sodium hydroxide by titration with dilute hydrochloric acid। हमें पता है, हमने ATP के लिए टाइट्रेशन बहुत पढ़ा था। ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमारे पास लेट से एसिड है, तो नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। डिपेंड्स करता है कौन सा किस चीज में लिया हुआ है। ऊपर एसिड ले सकते हो, नीचे अल्कली, ऊपर अल्कली नीचे एसिड, डजंट मैटर। जो मैं इसमें फ्लास्क में लूंगा, लेट से मैंने अगर फ्लास्क में एसिड लिया है तो उसका मुझे वॉल्यूम भी पता है और लेट से कंसेंट्रेशन भी पता है। और जो मैंने ब्यूरेट से एल्कली डाला है, तो मैं इंडिकेटर डालूंगा, और जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना एसिड का वॉल्यूम लगा है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एल्कली। तो वो हमने, अगर तुम्हें याद हो तो C1V1 ओवर N1 ओवर C2V2 ओवर N2 पढ़ा था, या सिंपल स्टोइचियोमेट्री से भी हम कर सकते हैं। तो ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 2 क्या है? फाइंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो अभी जैसे हमने पीछे एक्सपेरिमेंट देखा, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? स्टॉप वॉच, ऑफ कोर्स, बगैर स्टॉप वॉच या क्लॉक के बगैर तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है फ्लास्क इज प्रोवाइडेड, विच अदर अपैरेटस इज नीडेड। तो टाइट्रेशन करने के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है? ब्यूरेट और फ्लास्क, और साथ में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एसिड डालने के लिए हम पिपेट भी यूज करते हैं, इफ यू रिमेम्बर।
कि टाइट्रेशन के लिए हमने फ्लास्क यूज किया था, पिपेट यूज किया था, ब्यूरेट यूज किया था। ठीक है, तो फ्लास्क तो उसने दिया हुआ ऑलरेडी, कह रहा है पता है। तो टाइट्रेशन करने के लिए ब्यूरेट और पिपेट और चाहिए होगा हमें। एक्सपेरिमेंट 2 में रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए हर हाल में तुम्हें ना स्टॉपवॉच चाहिए। अब बी में कहीं पे भी देखो स्टॉपवॉच या क्लॉक 3 लिखा हुआ, सी में लिखा हुआ है। और गैस सिरिंज क्या है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने करा ना पीछे, जिसमें हम गैस ट्रैप कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ गया, ये वाला सेकंड वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जो ट्रैप करे, तो इसके लिए गैस सिरिंज चाहिए होगी। और स्टॉप वॉच तो मस्ट है रेट मेजर करने के लिए। ठीक है, देखो टाइट्रेशन के क्वेश्चंस वैसे नहीं आएंगे जैसे कि एटीपी में आ रहे थे या पेपर 2 में आ रहे थे। एटीपी में तो जबरदस्त वाला क्वेश्चन आता है ना टाइट्रेशन का, वैसा क्वेश्चन पेपर 1 में बनेगा नहीं। लेकिन टाइट्रेशन का इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, जैसे अभी तुमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में देखा। शायद कि छोटी मोटी मोलर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए पेपर 1 में ही, लेकिन वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। वो एमसीक्यूज में तुम लोगों को कर भी चुके हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो रिएक्ट करके तुम्हें इक्वेशन दे देगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है, और तुमसे इतना कह देगा, क्या पता अपैरेटस बना के दे दे सिर्फ शो मानने के लिए कि भाई अपैरेटस बना हुआ है, और तुम्हें बोल दे कि जो तुम ब्यूरेट में ले रहे हो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और उसका वॉल्यूम जो लगा है न्यूट्रलाइज कराने के लिए, नीचे जो एसिड है उसको लेट से 50 सेंटीमीटर क्यूब लगा है, और एसिड जो तुमने लिया था उसकी वॉल्यूम जो थी वो 25 सेंटीमीटर क्यूब थी, तो इसकी कंसेंट्रेशन बता दो। तो ये वाले क्वेश्चन हमने पेपर 2 में ज्यादातर किए हैं और पेपर 4 में किए, लेकिन इसका सिंपल सा हमारे पास हल ये होता है C1V1 ओवर N1, C2V2 ओवर N2। इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड ले लिया है, तो वो हमें नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ एसिड 25 है, मोल्स ऑफ एसिड इन इक्वेशन कितना है, 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ये जो इक्वेशन में लिखा होता है डायरेक्ट यही लिख रहे होते हैं। इसी तरह कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कली 0.1 है, वॉल्यूम ऑफ एल्कली 50 सेंटीमीटर क्यूब, मोल ऑफ एल्कली इक्वेशन में 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख दो। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1-1 हो, अगर मैं इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता HCl की जगह, तो 1:2 का रेशियो आ रहा होता। इस तरह का क्वेश्चन हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर 4 नहीं हो रहा है, टाइट्रेशन जो है ज्यादातर पेपर 4 का ही पार्ट होता था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ नॉलेज टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन डाल सकता है यहाँ पे। उस्मान क्वेश्चन 5 पूछ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन 5 में देखो कह रहा है अ स्टूडेंट wanted to follow how the rate of a reaction of sodium sulfide with acid varies with time. The reaction produces gaseous sulfur dioxide. अब गैस बन रही है, तो ऑब्वियसली तुम गैस सिरिंज भी यूज कर सकते हो उसको ट्रैप करने के लिए। उसका गैस को रिलीज करवा दो, तो चेंज इन मास से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के तरीके आप यूज कर सकते हो। ये कह रहे हैं विच apparatus इज नॉट सुटेबल। अच्छा, नॉट सुटेबल। अब जैसे मैं apparatus A को देखूं इसमें, तो आपके पास देखो यहाँ टैप फनल लगा हुआ है, आपने यहाँ से लेट से एसिड गिराया, यहाँ से गैस बनेगी जो कि गैस सिरिंज में चली जाएगी। तो ए में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि ये नॉट सुटेबल है, तो ए अपैरेटस सही है, आप यूज कर सकते हो। अच्छा, जो अपैरेटस सी है उसमें भी देखो जो गैस बनेगी वो निकल के बाहर चली जाएगी, कॉटन वूल से, कॉटन वूल में होल्स होते हैं उसमें पास हो जाएगी। तो चेंज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम करोगे यहाँ पे, तो मास कितना डिक्रीज हुआ है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो जो मास फाइनल मास होगा, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो डिक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि मैं स्टॉप वॉच से मेजर कर रहा हूँ। तो सी में भी मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपैरेटस बी में यहाँ पे लगा हुआ है टैप फनल, यहाँ पे आपने एसिड डाला, गैस बनी और गैस बन के इधर चली गई, वाटर के ऊपर से पास हो गई। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, राइट? और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारी एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। और एसिडिक ऑक्साइड ये इसलिए है, अब तुम लोगों ने देखो इसका पर्टिकुलर रिएक्शन पढ़ा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में तुम लोगों ने एसिड रेन के वक्त भी देखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है टू मेक सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो ये काम हम जो है क्या कहते हैं इसलिए नहीं कर सकते वाटर से, इसलिए इसको पास नहीं करवाएंगे
क्योंकि वो डिजोल्व हो जाएगा पानी में, एसिड बन जाएगा, तो गैस तो कलेक्ट नहीं होगी ना। तो अपैरेटस बी में हमारे पास ये मसला है कि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट नहीं करवा सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस एसिड, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है उस्मान सर जी। सर डी क्यों गलत है? डी डी तो गलत देखो, है। डी में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, डी क्यों गलत है? नॉट, डी तो सही है ना। सर गलत होगा ना, क्योंकि वो थ्रस्टल फनल से भी तो जाएगी कुछ गैस, हाँ लेकिन उसमें वो वॉल चिसल नहीं लगा। फनल देखो वो डिप हुआ हुआ है, सोल्यूशन में डिप हुआ हुआ है, गैस जो बन रही है वो बाहर निकलेगी, वो यहाँ से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये डिप हुआ हुआ है ना इसके अंदर। वो जब ऊपर होता है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में ना, अगर मैं इसको यूं कर दूं, लेट्स से इसको मैं ना ऊपर कर दूं, यहाँ तक कर दूं, तो फिर ये प्रॉब्लम है हमारे पास। लेकिन अगर तुमने इसको सोल्यूशन में डिप कर दिया तो फिर ये हमारे पास प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ टू रिएक्शंस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, एक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी तुम्हें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे काफी चीजों के साथ बनता है, एल्यूमिनियम के साथ भी बनता है, जिंक के साथ भी बनता है, ठीक है, और कैल्शियम के साथ भी बनता है। डाइल्यूट, अच्छा फिर कह रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट और वाइट पीपीटी। सिल्वर नाइट्रेट का वाइट पीपीटी, लेकिन हमें पता है कि देखो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के साथ वाइट पीपीटी बनता है, और जो सिल्वर आयोडाइड है वो येलो पीपीटी होता है। वो टेस्ट फॉर एनाइंस है ना, उस वाली टेबल में से देख के बता रहे हैं, वाइट पीपीटी होता है सिल्वर क्लोराइड का। तो मतलब हमारे पास इसमें क्लोराइड एनाइन तो प्रेजेंट है, ये तो कंफर्म है, तो जो क्लोराइड वाले ऑप्शन है वो ये है। अच्छा, अब एक्सिस एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट पीपीटी किसका रह जाता है? अब देखो तुम्हारे पास जिंक है, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। जिंक का अगर तुम लोग पूरा टेस्ट रिकॉल करो तो जिंक का पूरा टेस्ट क्या होता है कि आप जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो आपको क्या मिलता है? वाइट पीपीटी, ऐसा ही है ना। और क्या कहते हैं, जब आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो इसमें तो पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। वो तो कह रहा है कि एक्सेस में भी वाइट पीपीटी है, तो वो कैल्शियम का होता है, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो ये आपको याद करना है, टेबल टेबल याद होगा तो ये क्वेश्चन होंगे। तो ये कैल्शियम क्लोराइड हो गए हमारे पास। ठीक है अपना मुनीब। अनस देखो वर्कशॉप्स तो अभी बहुत सारी करनी है, अब तुम लोगों के पास टाइम नहीं है वर्कशॉप का, तुम लोगों का आई थिंक आ सकते हो कैंपस, पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो, जो तुम पढ़ना चाहो, जो टॉपिक पढ़ना चाहो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन वो वर्कशॉप एक अरेंज करना इट्स यूजलेस, क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं है, मंडे से वैसे एग्जाम स्टार्ट है। हाँ कोई टॉपिक पढ़ना है तो फील फ्री टू कम, आ जाओ, टाइम पूछ लेना, मैं पढ़ा दूंगा। मुनीब आगे क्वेश्चन कौन सा? 8, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 इज इजी। देखो इसमें क्या कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सिंपल लेबोरेटरी apparatus फॉर द प्रिपरेशन एंड कलेक्शन ऑफ अ ड्राई गैस। ड्राई गैस मतलब विदाउट वाटर होनी चाहिए। तो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए ना हम लोग कैल्शियम के कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बहरहाल इसमें ये कह रहा है व्हाट इज द गैस। तो कौन सी गैस ऐसी है जिसको हम क्या कहते हैं इस अपैरेटस के थ्रू जो है कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी ड्राई फॉर्म में। तो देखो अब ये यहाँ पे जो मेथड कलेक्शन का हुआ है ना ऊपर, वो आखिर में हुआ है अपर डिलीवरी मेथड। मतलब ये वो उन्हीं गैसेस के लिए यूज होता है जो कि लाइटर देन एयर हो। अब लाइटर देन एयर होने के लिए एयर का जो एवरेज एमआर हम लोग लेते हैं वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 28 ग्राम्स। तो वो जो भी गैस आप कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, उसका जो एमआर होना चाहिए वो 28 ग्राम से कम होना चाहिए। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं CO2, इसका एमआर 44 ग्राम है, जो कि अपर डिलीवरी मेथड से कलेक्ट नहीं हो सकती। HCl की बात करूं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसका एमआर जो होता है वो 36.5 आता है, अगेन ये भी कलेक्ट नहीं हो सकती। क्लोरीन जो है
दैट इज क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है Cl2, और इसका एमआर कितना आएगा 2 इंटू अपना क्या कहते हैं 2 इंटू 35.5 दैट इज 71 ग्राम्स। ये भी कलेक्ट नहीं हो सकती, और बची एक गैस हाइड्रोजन गैस। सिंपल। नेक्स्ट, कोई बीच में किसी का क्वेश्चन रह गया है तो पूछ लो। क्वेश्चन 8 मुझे दिखा लास्ट, अब क्वेश्चन 11 मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। अच्छा जी, a gas Y is less than air is very soluble in water and in alkali। मतलब लेस देन एयर है, मतलब एयर से उसका एमआर कम होगा। वेरी soluble in water and is in alkali। अल्कली है मतलब तुम्हारे पास वो जो गैस होगी वो मेटल ऑक्साइड होगी कोई। अच्छा जी, अब which method is used to collect a dry sample of the gas। अब देखो ड्राई सैंपल का मतलब क्या है कि ड्राइंग एजेंट जो होता है ना हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट। ये लिख लो अपने पास, ठीक है। ये मॉइस्चर को या वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर तुम्हें ड्राई गैस चाहिए तो उसको ऑब्वियसली वाटर के ऊपर से तो नहीं गुजारोगे ना, आपको तो मॉइस्चर और एब्जॉर्ब करना है। तो ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा इसमें। बचा इसमें बी में भी कैल्शियम ऑक्साइड है, सी में भी है। अच्छा, जो तुम्हारा वो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब देखो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ड्राइंग एजेंट भी यूज हो सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड खुद एक्वस फॉर्म में होता है, तो उसमें पानी तो होता है, तो वो गैस को तो ड्राई नहीं रखेगा, वो मॉइस्चर आ जाएगा गैस में। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कंफ्यूज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड तुम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एक जगह पे पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे तुम वो कर रहे होते हो ना क्या, अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाते हो, तो उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, जिसमें से H और OH जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड निकाल देता है और वापस हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है, जो कि किसी मॉलिक्यूल में से वाटर को निकाल दे, मतलब H और OH को निकाल के वाटर बना के निकाल दे। बहरहाल तो ये याद रखना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नॉट अ ड्राइंग एजेंट। तो डी इसलिए गलत है। अब तुम्हारे पास बचता है बी और सी, ठीक है। अब एक में अपर डिलीवरी दी हुई है और एक में डाउनवर्ड डिलीवरी दी हुई है। अब वो अगर तू कह रहा है कि गैस वाई लेस डेंस देन एयर है, तो लेस डेंस देन एयर वो अपर डिलीवरी से ही कलेक्ट होगी ना, डाउनवर्ड से तो नहीं कलेक्ट हो सकती। एयर से लाइटर है तभी तो एयर के ऊपर जाएगी। सही है जी। क्वेश्चन 9। अच्छा भाई, 9 पे चले जाते हैं दोबारा। नाइन, नाइन इज वेरी इजी, मॉक में भी था पहले। यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन गैस निकलेगी इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, गैस सिरिंज, इसको कलेक्ट करने के लिए। रेट निकालना है ना, तो रेट और कैसे निकाल सकते हो, मास बैलेंस तो नहीं है नीचे। अब वो उसने पूछा एक्स पे क्या लगाना है, अगर यहाँ पे वो लिख देता है भाई वाई है, वाई पे क्या लगाना है, तो तुम वाई पे मास बैलेंस रख देते तो समझ आती बात। लेकिन वहां पे एक्स पे तुम क्या लगा सकते हो, गैस सिरिंज, उसके अलावा और कुछ लग भी नहीं सकता। ऐसे ट्यूब मुड़ के जब जाती है तो लगती गैस सिरिंज है। अच्छा, अभी 9 भी पूछ रहे हो, 9 9 तो हो गया। 10, 10 भी कोई पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन 10 में देखो हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हमने अल्कोहल की ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन पढ़ा है, जैसे अल्कोहल C2H5OH इथेनॉल है, इसको जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनता है। बहरहाल ये भी रिकॉल करना, मैं ट्राई करूंगा तो जो जो चीजें आ रही है रिकॉल करा दूं। बहरहाल लेकिन यहाँ पे कंडेंसर, ये कंडेंसर तुमने सिंपल डिस्टिलेशन में बना हुआ देखा है ना, इस तरह से करके। उसका काम क्या होता है कंडेंसर का, कि लिक्विड को कंडेंस करना, जो इसके अंदर से वेपर जाते हैं उसको, वेपर्स को कंडेंस करके डिस्टिलेट बनाना। यहाँ पे कंडेंसर का काम क्या है, यहाँ भी यही काम है, वाटर इन वाटर आउट हो रहा है तो ठंडा कर रहा होगा, लेकिन वेपर यहाँ पे
क्या है, जब तुम इसको हीट करोगे तो इथेनॉल देखो जो होता है वॉलेटाइल होता है, उसको हीट करोगे ना तो उसके कुछ वेपर जो है ना वो उड़ के निकल सकते हैं। अगर इसको मैं ओपन उसमें करूँ ना तो होगा क्या है इसमें कि इथेनॉल के वेपर जो है ना वो उड़ के निकल जाएंगे। अब मैं चाह रहा था कि कुछ, हाँ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट भी करेंगे, कुछ उड़ के निकल जाएंगे, लेकिन मैं अपना इथेनॉल वेस्ट क्यों करूं। अगर आप कहो कि भाई इसको ना यहाँ पे क्लोज कर दो अगर उड़ के निकलना है, तो क्लोज करना थोड़ा डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से एक वक्त आएगा कि जो ग्लास का फ्लास्क बना हुआ है ना ये बस्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम इथेनॉल को जो वेपर होकर निकल रहा है उसको रोकने के लिए हम जो तरीका यूज करते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। इथेनॉल का वेपर ऊपर जाएगा, वो ऊपर ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा कोल्ड वाटर इन अंदर आ रहा है, कोल्ड वाटर आउट बाहर हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ये कूल डाउन होके वापस कंडेंस होके वापस नीचे गिर जाएगा, तो उससे हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो इट इज यूज टू प्रिवेंट एनी इथेनॉल फ्रॉम स्केपिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट 13 समझ नहीं आया तो पूछ लेना रोक के। चले आगे 13। मतलब सर उसके बॉइलिंग पॉइंट को रीच होने से पहले उसको रोकना, हाँ वेपर, रोकना है देखो हमें। इवेपोरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही होती है। अगर थोड़ा बहुत भी निकल रहा है तो हम क्यों निकलने दें, वेस्टेज है ना हमारे पास तो। अच्छा क्वेश्चन 13, हाँ इसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को काफी। अच्छा इसमें देखो, टाइट्रेशन बिटवीन एन एसिड इन द ब्यूरेट, ब्यूरेट में आपने एसिड लिया हुआ है और फ्लास्क में ऑब्वियसली फिर आपने अल्कली लिया हुआ होगा। यू मे नीड टू रीयूज द सेम टाइट्रेशन फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क आपको दोबारा रीयूज करना है। मतलब क्यों करना है, आप टाइट्रेशन एक बार तो नहीं करते, एटीपी अगर तुम लोग को याद हो तो 3 बार टाइट्रेशन करते हैं, 3 टाइटर वॉल्यूम लेते हैं। जब एक बार आपने टाइट्रेशन कर ली तो अल्कली जो भी सोल्यूशन बना है फ्लास्क में न्यूट्रलाइज होने के बाद उसको आप फेंक दोगे, फेंकने के बाद दोबारा उसमें अल्कली भर के भी टाइट्रेशन करोगे, तो उसको पहले आप वॉश करते हो नेक्स्ट टाइट्रेशन करने से पहले। तो वॉश करने के लिए आप क्या यूज करोगे, देखो वॉश करने के लिए आ, आपके पास, देखो इसमें हम जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि जो OH नेगेटिव आयन है ऊपर से जो एसिड का H पॉजिटिव आयन गिर रहा है वो इसके को मिलकर न्यूट्रलाइज करा रहा है। तो हमें बेसिकली कैलकुलेशन करनी है कि नीचे कितना OH नेगेटिव आयन है। हम जब ब्यूरेट से एसिड गिरा रहे हैं तो हम ये कैलकुलेट मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड लगा, उससे हम पता लगा लेते हैं कि मोल्स ऑफ एसिड कितने यूज्ड हुए। अगर मोल्स ऑफ एसिड पता लग जाते हैं तो फिर हम पता लगाते हैं कि नीचे मोल्स ऑफ एल्कली आखिर कितना था, उससे एल्कली की कंसेंट्रेशन निकालते हैं। सही है। अगर आप उसको सही से वॉश नहीं करोगे, अगर पुराना कोई एसिड या H पॉजिटिव आयन यहाँ पे कहीं चिपका रह गया या कुछ भी रह गया तो ये हमारे पास इश्यू होगा। अच्छा तो हम इसको रिंस मतलब वही ना, निकाल के पानी एक बार खंगाला और फेंक दिया पानी, दैट इज रिंस। तो वो पहले ऑप्शन में कह रहा है रिंस विद डिस्टिल वाटर एंड देन विद एन अल्कली। देखो अल्कली आप पिपेट से 25 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करके डालते हो, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। लेकिन अगर आपने उसको अल्कली से वॉश करके रखा हुआ है तो ऑलरेडी कुछ अल्कली पहले से उसमें प्रेजेंट है। अब आपने तो मेजर किया हुआ है और आप कह रहे हो कि मैंने सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब अल्कली डाला फ्लास्क के अंदर, पहले से कुछ ड्रॉप्स पड़े हुए थे अल्कली के, तो वो एरर हो गया तुम्हारी रीडिंग में। तुमने मतलब अल्कली को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है उसकी वॉल्यूम को, वो तो ज्यादा है, कुछ ड्रॉप्स पहले से पड़े हुए थे, इसलिए ये बात गलत है कि आपने अल्कली से नहीं वॉश करना उसको। अच्छा पहले कह रहे हैं रिंस विद टैप वाटर एंड देन विद डिस्टिल वाटर। अच्छा पानी से वॉश करोगे तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या मसला है कि अगर आप डायरेक्टली डिस्टिल वाटर से वॉश कर लो, रिंस विद टैप वाटर एंड देन विद डिस्टिल वाटर, तो देखो टैप वाटर तुम्हारे पास क्या कहते हैं ज्यादा अवेलेबल होता है। आपने टैप खोला, पानी आया जा रहा है आ जा रहा है, आपने अच्छे से उसको धो लिया। लेकिन वाटर के अंदर ना कुछ आयंस भी होते हैं, टैप वाटर जो होता है मिनरल्स होते हैं ना, उसमें पी सकते हो उसको। तो लेबोरेटरी में हमें ना डिस्टिल वाटर भी दिया जाता है अलग से, और डिस्टिल वाटर से बाद में उसको वॉश करो ताकि अगर कोई आइंस हैं
या कोई पुराने टैप वाटर का जो कोई ड्रॉपलेट रह गया है तो वो भी रिंस आउट हो जाए। तो टैप वाटर से वॉश करने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप डिस्टिल वाटर आपके पास कम क्वांटिटी में होता है, अगर आप उससे पूरा फ्लास्क वॉश करने की कोशिश करो ना तो बहुत सारे इंडिकेटर का कलर चिपका रह जाएगा, बहुत सारी चीजें चिपकी रह जाती है, तो आपके पास इतना इनफ वाटर नहीं होता है डिस्टिल वाटर। तो आप पहले टैप वाटर से वॉश करते हो, फिर उसमें दोबारा एक बार डिस्टिल वाटर भर के पूरा अच्छी तरह हिला के रिंस कर देते हो उसको। ठीक है, तो ये बात सही है। सी में क्या प्रॉब्लम है, रिंस विद टैप वाटर एंड देन विद एन एसिड। ये देखो भाई, एसिड तो तुम ऊपर से डाल लो ऑलरेडी, तुमने अगर एसिड डाला हुआ है तो तुम जब एल्कली ट्रांसफर करोगे तो कुछ तो ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एरर में बड़ी रीडिंग में बड़ी गलती आएगी। और रिंस विद एन एल्कली, वही स्टूपिड बात कि आप अगर एल्कली से आप उसको धो लोगे और एल्कली के कोई ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे, तो आपने तो 25 सेंटीमीटर की एल्कली डाला, उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन कुछ एल्कली के ड्रॉपलेट्स पहले से थे, तो अगेन आपने वॉल्यूम जो है अंडर एस्टिमेट किया है, एरर आएगा। सही है, क्लियर है यहाँ पे जिसने पूछा था क्वेश्चन? सर जी सर, रेंज पे टैप वाटर एंड देन विद एन एसिड वाला जो पॉइंट है सर, एल्कली हमारे पास लास्ट में, तो अगर हम एसिड डालेंगे मतलब वो खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन सब हमारा सेटअप खत्म हो गया है, हमने हाँ। एल्कली फेंक दी, लेकिन एल्कली थोड़ी सी दीवार पे लगी हुई है, हमने थोड़ा सा एसिड डाला है ताकि ना वो जो दीवारों पे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और टैप वाटर से धो लें, तो वो भी तो ठीक है। नहीं नहीं, ये तुम रिंस विद टैप वाटर एंड देन विद एन एसिड, तुमने एसिड से दोबारा वॉश किया उसको। अब जब तुम एल्कली ट्रांसफर कर रहे हो फ्लास्क में, तो कुछ एल्कली तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका है, फिर जब तुमने ब्यूरेट से एसिड डालना शुरू किया तो बाकी न्यूट्रलाइज हुआ। और तुमने क्या वॉल्यूम, अब जो तुमने ब्यूरेट से एसिड डाला है वो तुम समझ रहे हो कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कली को न्यूट्रलाइज करा रहा है, लेकिन कुछ एल्कली लेट से 1 सेंटीमीटर क्यूब पहले न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ था, तुमने वॉल्यूम फिर अगेन ओवर एस्टिमेट की। सर लेकिन मतलब एल्कली तो हमने डाला हुआ नहीं ना, एल्कली के कुछ बचे हुए ड्रॉप से तो हमने डाले थे, तो वो लेकिन एसिड रिएक्ट कर गया तुम होगा ना कौन से पूरा। ऑप्शन की बात कर रहे हो? सी सी की की बात सी कर की रहे हो? जी। सी की मैं बात कह कर रहा रहे हूँ। हो अगर, हाँ तो तुमने एल्कली के अगर कुछ बचे हुए ड्रॉप से तुमने एसिड डाला है और एसिड से रिंस करा है, तो अल्कली तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन कुछ एसिड के ड्रॉप्स रह गए, फिर उसको भी अच्छा मतलब निकालो, हम फिर उसको मेजर दोबारा करके नहीं कर पानी रहे से हैं। धो। ऑब्वियसली रिंस कर रहा है सिर्फ ना, ठीक है सर। बेस्ट। तुम फिर उसको दोबारा डिस्टिल वाटर से ही वॉश करोगे, तो क्या जरूरत है बीच में एसिड डालने की? अच्छी तरह टैप वाटर भरो, उसमें सब कुछ निकल जाएगा बाहर। कुछ अगर मिनरल्स रह भी जाते हैं, कुछ आयंस रह भी जाते हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं टाइट्रेशन के साथ, तो आप डिस्टिल वाटर से वॉश कर लो उसको पहले। चलें आगे। क्वेश्चन 12 कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन 12 में देखो, तुम्हारे पास क्रोमेटोग्राफी है। Fe3 पॉजिटिव आयन जो होते हैं ना, देखो टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस में तुम्हें कलर याद होने चाहिए। Fe2 पॉजिटिव आयन का जो सोल्यूशन आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड जो बनता है, उसका जो हमारे पास कलर है वो तुम लोगों को याद करना पड़ेगा उस टेबल से। ठीक है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है, दिस इज ग्रीन। और जो Fe3 पॉजिटिव आयन है वो रेड ब्राउन बनाता है। तो वो जो क्वेश्चन में से अंडरलाइन डाला हुआ है ना, तो बेसिकली तुमसे पहले कलर पूछ रहा है और बाद वाले इसमें प्रेसिपिटेट का कलर पूछ रहा है, तो दिस इज रेड ब्राउन कलर। और तुमसे फिर वो ये आर एफ वैल्यू पूछ रहा है। आर एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्यूट ने, ये जो तुम्हारा Fe3 पॉजिटिव आइन है, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जो आपका सॉल्वेंट फ्रंट है उसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो x ओवर y इसकी आर एफ वैल्यू आएगी। ठीक है, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन 15। Solution of lead 2 nitrate and potassium iodide are mixed together in a preparation of lead 2 iodide। अच्छा जी, देखो lead 2 nitrate, all nitrate salts are soluble, lead 2 nitrate soluble salt है। potassium iodide all group 1 salts are soluble। ठीक है, वो टेबल तुम लोगों को अभी मैंने ग्रुप पे भी भेजा था थोड़ी देर पहले, देखो वो सॉल्युबिलिटीज का टेबल याद रखो, रट लो उसको। आसान था, छोटा सा टेबल है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए।
सर आयोडीन सॉल्ट भी आर सॉल्युबल होते हैं, ऑल्ट आयोडीन सॉल्ट, मतलब चाहे वो मैग्नीशियम आयोडीन हो वो भी नहीं, सॉल्युबल होता है। सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, येलो पीपीटी बनाता है। सर लेकिन वो एक बुक में लिखा हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। ये ना, ये रहा बुक, छोड़ो ना, कैम्ब्रिज के उसमें लिखा हुआ है आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड। ये येलो पीपीटी किसका बनता है? जब तुम सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो सिल्वर आयोडाइड बनता है। सर ये ग्रुप टेस्ट फॉर वन के सारे एनाइन। सॉल्ट सॉल्युबल, ग्रुप वन मेटल्स। सर एनाइंस का भी याद रखना, और वो ग्रुप वन मेटल्स सॉल्ट के का सारे मिला के। सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। अगर तुम, क्या कह रहे हो उस्मान? सर मैं कह रहा था कि वो मतलब आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन एंड कैटाइन और एनाइन को भी देख रहे हैं, और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट को भी देख रहे हैं, तब जी दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मिक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस कंफर्मेशन दे रहा था वहां से कि आयोडाइड सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें आयोडाइड का पढ़ाया हुआ नहीं है। सही है। आयोडाइड का तुम्हें याद सिर्फ एक रखना है कि सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, वो वहां लिखा हुआ है टेस्ट फॉर एनाइंस में। दोनों एक साथ ही चलेंगे टेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक को लेके जो है वो क्वेश्चन निकाल लोगे। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ग्रुप वन के जो भी सॉल्ट है ना, ऑल ग्रुप वन सॉल्ट आर सॉल्युबल। पोटेशियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, सोडियम के साथ हो, लिथियम के साथ हो। ठीक है, ये टेबल तुम्हें याद रखना है, ये जरूरी है। अच्छा, बहरहाल, तो लेड टू ओ, नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्युबल सॉल्ट है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो तुम्हें चीज देखो, एक कुछ चीजें तुम्हें लिख, अब तुम्हें आयोडाइड सॉल्ट हमने नहीं याद करवाया क्योंकि सिलेबस नहीं कहता कि याद करो। अब ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा अगर वो लेड आयोडाइड क्या तुमसे पूछ लेता है? अब तुम्हें ना, देखो, तुमने जब लेड टू नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करा, तो दो सॉल्ट जब मिक्स करते हो और अगर कोई तीसरा सॉल्ट बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो लेड टू नाइट्रेट जो कि PbNO3 होता है, पोटेशियम आयोडाइड के होता है। तो तुम्हारे पास पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, वो पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा और लेड आयोडाइड बनाएगा। ऐसा ही है, यहाँ तक बात समझ आती है? अब ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये बात तुम्हें यहाँ से याद होनी चाहिए, जो तुम्हें लिखा है वो चाहिए। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, चाहे कोई भी नाइट्रेट हो। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट बना है, इट हैज टू बी अ सॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ग्रुप वन के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्युबल है। सॉल्युबल था तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, वरना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होता। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, चाहे वो लेड नाइट्रेट हो चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट हो, ये भी सॉल्युबल है। ये सॉल्युबल था तभी इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो तुम्हारे पास अब बचा क्या? विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट लेड टू आयोडाइड फ्रॉम द मिक्सचर? अब लेड टू आयोडाइड जो है वो तुम्हारा कौन सा सॉल्ट हो सकता है? अब देखो, आयोडाइड के सारे सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते। एक तो सिल्वर आयोडाइड है जो कि हम लोग देख चुके हैं। समझ आई? अच्छा, अब मसला ये है कि अगर तुम्हें तो नहीं पता कि लेड टू आयोडाइड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो अगर तुम कहोगे भाई ये सॉल्युबल है, तो मैं क्या करूंगा? इवेपोरेशन करूंगा। लेकिन इवेपोरेशन, अगर दो सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर तुम्हें ये तो कंफर्म पता है ना कि पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन अगर इसी सोल्यूशन के अंदर लेड टू आयोडाइड भी है और तुम कह रहे हो वो भी सॉल्युबल है, तो तुम दो सॉल्युबल सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन करके कैसे सेपरेट करोगे? जब तुम इवेपोरेशन करोगे तो दोनों के दोनों जो है वो क्रिस्टल्स में आ जाएंगे। तुम्हें तो लेड टू आयोडाइड अलग निकालने हैं ना। डिस्टिलेशन तो लिक्विड्स की होती है, सॉल्ट्स की कब से होने लग गई? तो फिर बचा है क्या? फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन ही ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसकी बेसिस पे आई कैन से कि लेड टू आयोडाइड मस्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने, वरना मेरे पास कोई वो लॉजिक ही नहीं बनेगी। वो कह रहा है कि सेपरेट तो करा है हमने, कैसे सेपरेट होगा? अगर दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं, अगर तुम कह दो कि लेड टू आयोडाइड भी सॉल्युबल है, तो पोटेशियम नाइट्रेट तो तुम्हें कंफर्म पता है सॉल्युबल है। तो इट मींस कि यू कैन नॉट सेपरेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड टू आयोडाइड। अगर तो दोनों के सॉल्युबल है, तो तुम इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, क्रिस्टल्स बना लोगे, लेकिन क्रिस्टल्स में भी दोनों सॉल्ट होंगे। तो इट मींस वन हैज टू बी इनसॉल्युबल। पोटेशियम नाइट्रेट
इनसॉल्युबल नहीं हो सकता, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल, ये बात आपने याद की है। तो लेड टू आयोडाइड फिर इनसॉल्युबल होना चाहिए, समझ आई? सही है उस्मान, आगे बढ़े, समझ आ गया क्वेश्चन? जी सर समझ में तो आ गया, लेकिन सर मैंने ग्रुप में ना आपको जो भेजा है वो आप जरा देख लीजिएगा बाद में। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 18। ओके, देखो ये क्वेश्चन एक अपने आप में एक मुश्किल क्वेश्चन था, इम्प्लाई करना था ना चीजें इसमें। अब इशू यही था कि बच्चे कहते हैं कि आयोडाइड सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़ाई। देखो इस तरह से बहुत सारे सॉल्ट बन जाएंगे। अगर तुम्हें लेड आयोडाइड अलग याद कराएं, फिर जिंक आयोडाइड कराएं, और फिर ब्रोमाइड के भी याद कराना शुरू कर दें, तो तुम्हें टेबल में सिर्फ वही दिए हुए मैंने जो सिलेबस ने कहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फंस जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। 18। सेपरेशन फनल याद है ना? किस तरह दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता था ना, मतलब लेस डेंस और डेंसर लिक्विड। जैसे कि मेरे पास ऑयल एंड वाटर है, दोनों मिक्स नहीं होता, ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे होता है, तो फिर मैं टैप खोल के पहले उसमें से वाटर ड्रेन आउट करा लूंगा, फिर ऑयल ड्रेन आउट करा लूंगा। ठीक है, तो ऑयल एंड वाटर दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज होता है। इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व ना हो, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। सही है ना? मुनीब देखो, लेड टू आयोडाइड हमने अज्यूम नहीं किया, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। लेड टू आयोडाइड मैं तुम्हें अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि याद करके जाओ इंसॉल्युबल होता है, ऐसा कोई और दे देगा वो, कितने याद करोगे? जितने उसने दिए उतने याद करो, बाकी आपने यहाँ से अपनी समझ लगानी है कि पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, और अगर कोई तुम्हारे पास कोई पोटेशियम आयोडाइड या लेड टू नाइट्रेट रिएक्टेंट में से एक्सेस में था, वो रह गया है, तो तुम कुछ भी कर लो इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन करके, सिर्फ लेड टू आयोडाइड अगर तो वो सॉल्युबल हो तो तुम उसकी क्रिस्टल्स अलग नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास एक ही मेथड बचता है, वो है फिल्ट्रेशन। इट मींस कि लेड टू आयोडाइड हैज टू बी अ इनसॉल्युबल सॉल्ट। डिस्टिलेशन तो दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, 18 आ गया समझ, आगे बताओ। आया आपके इसी चैप्टर के क्वेश्चंस थे? सर सेपरेटिंग फनल जो है उसकी पिक्चर कैसी होती है? पिक्चर कैसी होती है उसकी? ऐसी होती है ना, जो मैंने बनाई है, बहुत बुरी बनाई है, समझ नहीं आ रही? सर पिपेट लग रही है या पीरियड लग रही है? रिपीट लग रहा है यार, ऐसा तो नहीं बोलो। डू नॉट हर्ट माय फीलिंग्स। सेपरेशन फनल, इस तरह का होता है, और हमने क्या, वाटर डेंसर है नीचे, ऑयल लेस डेंस है ऊपर है, मिक्स नहीं होते, इमिसिबल है। तो पहले मैं टैप खोलूंगा इसमें और सारा वाटर ड्रेन आउट कर लूंगा। जब वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा तो दूसरे बीकर में टैप बंद कर दूंगा, तो दूसरा बीकर लगा के टैप दोबारा खोल के ऑयल ड्रेन आउट कर लूंगा। सही है? ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा है? 20। ओके, it is suspected that a lollipop contains traces of poisonous green dye, boiling point 73 degrees Celsius, as well as two harmless orange and red dyes, boiling point 69 degrees Celsius and 73 degrees Celsius. What is the best method by which the green dye may be detected? अब देखो, एक तुम्हारे पास ग्रीन डाई है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 73 डिग्री सेल्सियस है। एक तुम्हारे पास ऑरेंज है,
उसका बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेल्सियस है। और तीसरा तुम्हारे पास रेड डाई है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 73 डिग्री सेल्सियस है। ग्रीन डाई और रेड डाई का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 73 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपके माइंड में बॉइलिंग पॉइंट देख के ये आ रहा है कि हम उसको डिस्टिलेशन करके सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन तो तब सेपरेट करेगी ना जब देयर इज अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो 73 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बॉईल कर रहे होंगे, दोनों डिस्टिलेट में साथ आ जाएंगे, इसलिए डिस्टिलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। डाइस को सेपरेट करने का और दूसरा तरीका क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी फाइव। 25 भी है। 21, 20 तो हमने कर लिया ना। ओके, 21। देखो जहां भी कॉपर ऑक्साइड तुम्हारे पास हो ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होता है, उसको रिड्यूस कराते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाली कहानी है ये। और कॉपर को रिड्यूस कराने के लिए देखो, इलेक्ट्रोलिसिस तो सारे मेटल्स को रिड्यूस कराने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस तो कर ही सकते हैं। साथ में जो एल्यूमिनियम से नीचे होते हैं उनको हम हीटिंग विद कार्बन या कोक के साथ हीट करके रिड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन कॉपर से नीचे जितने भी हैं उनको सिर्फ हम हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करके भी रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब एक्स वाई जी कह रहा है कि गैस जेड इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एक्स वाई एंड जी बाय द apparatus शोन। जब भी कॉपर ऑक्साइड होगा ना, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें से अगर कोई इस तरह का apparatus बना हुआ है ना और हीटिंग भी कर रहे हैं, इट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस तो पास हो रही है इसमें से, और हाइड्रोजन गैस इसको रिड्यूस कराएगी इनटू कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में लाने के लिए। मतलब एक्स वाई जी में से अगर हाइड्रोजन गैस होगी कोई एक, जो यहाँ पे रुक जाएगी क्योंकि वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगी, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस तो रुक जानी है। ठीक है, फिर आगे जो गैसेस बची हैं तुम्हारे पास, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब पास होगी, तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, और अल्कली से जब कोई एसिडिक गैस पास होगी, एसिडिक गैस कौन सी होगी? जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, वो रिएक्ट होके यहाँ पे रुक जाएगी, और जो बाकी तीसरी गैस होगी जेड, वो बच के निकल के आ गई। मतलब गैस जेड ऐसी होनी चाहिए जो हाइड्रोजन ना हो और जो एसिडिक भी ना हो, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड भी ना हो। ठीक है, अच्छा। एक्स और वाई में से एक गैस हाइड्रोजन जरूर है, कॉपर ऑक्साइड को देख के मैं बता रहा हूँ, और एक गैस नॉन मेटल ऑक्साइड जरूर है। तो अगर एक्स हाइड्रोजन है तो वाई कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, अगर एक्स कार्बन डाइऑक्साइड है तो वाई को फिर हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है। अब बी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, मतलब इसमें से कोई भी एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और एक्स है, इसमें से भी कोई एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, इसमें तो हाइड्रोजन भी नहीं है। मेरे पास ऑप्शन बचता ए है, जिसमें एक गैस हाइड्रोजन और एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वाई जो है वो यहाँ पे रुकेगा, और एक्स जो है फिर वो यहाँ पे रुक जाएगा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके। तो जेड जो होगी वो ऐसी गैस होनी चाहिए जो कि हाइड्रोजन भी ना हो और कोई एसिडिक ऑक्साइड भी ना हो, तो दैट इज नाइट्रोजन। इनर्ट गैस है, कहीं भी रिएक्ट नहीं होगी और ओवर द वाटर कलेक्ट हो जाएगी।
सही है। 21 के बाद क्या है? 25। 25 में गैसियस कंपाउंड एक्स इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। X is bubbled through a separate solution of aqueous potassium iodide. Aqueous potassium iodide तुम्हें याद रखना है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हम लोगों ने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं, जिसमें से एक एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट है और एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है जो कि एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है। इनके कलर चेंजेस भी याद रखना है। KMnO4 का कलर होता है पर्पल टू कलरलेस जब वो ऑक्सीडाइज करा देता है किसी चीज को। K2CR27 का कलर होता है ऑरेंज टू ग्रीन जब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करा देता है। और पोटेशियम आयोडाइड जब किसी चीज को रिड्यूस करा देता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है कलरलेस टू ब्राउन। ठीक है, ये कलर तुम लोग याद होंगे तो तुम कर लोगे, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि एक्स gaseous compound X is an oxidizing agent and X is bubbled through separate solution of aqueous potassium iodide and acidified potassium manganate। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक्स को ऑक्सीडाइज करा रहा होगा, आई मीन रिड्यूस करा रहा होगा। तो एक्स मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्स को जब आप पोटेशियम आयोडाइड से पास करा रहे हो तो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्ट करेंगे। और ये जो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड, इसका कलर चेंज क्या हो जाएगा? कलरलेस टू ब्राउन। इसका कलर चेंज हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस टू ब्राउन। और जब एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराओगे तो ये दोनों आपस में थोड़ी रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो कलर चेंज भी नहीं होगा, नो चेंज। सही। 25 22 भी पूछ रहे हो तुम लोगों ने? क्वेश्चन करे हैं, मैं रैंडम पूछ रहे हो? अच्छा ओके मिनी, क्वेश्चन 22 में देखो क्या हुआ है। इसमें कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट 1 अमोनियम कार्बोनेट वाज रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आ, हमारे पास जो गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं वो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है, और एसिडिक गैस जब डैम लिटमस पेपर से टच करेगी तो क्योंकि वो एसिडिक है तो डैम लिटमस पेपर को वो रेड कलर का कर देगी, मतलब ब्लू लिटमस को रेड कर देगी। इसमें से एक लिटमस पेपर रेड है, एक्सपेरिमेंट 1 का दिखा रहा हूँ अभी, और एक लिटमस पेपर ब्लू है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, जब वो निकलेगी तो दोनों लिटमस पेपर से जब टकराएगी तो रेड वाला तो वैसा का वैसे ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी रेड है, लेकिन जो ब्लू वाला है वो ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। सही है मुनीब, यहाँ तक बात समझ आई? एक्सपेरिमेंट 1 में जो ब्लू लिटमस है वो रेड कलर का हो जाएगा, तो दोनों के दोनों लिटमस पे रेड कलर के होंगे इसमें। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और अमोनियम कार्बोनेट लिया है। अच्छा, और हीट भी करा है साथ में। देखो ये एक रिएक्शन है ना कि जब एल्कली अमोनियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी अमोनियम कार्बोनेट ही नहीं, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम क्लोराइड हो, तो जब भी एल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस बनती है। ये रिएक्शन अक्सर हम भूले हुए होते हैं। जो अमोनिया गैस है हमें पता है वो बेसिक गैस है, बेसिक इन नेचर है। तो इसमें क्या होगा?
जब अमोनिया डैम लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट में आती है, तो क्योंकि वो बेसिकली अल्कलाइन गैस है, तो वो ब्लू लिटमस को तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो तुम्हारा रेड लिटमस है, अमोनिया गैस, उसको ब्लू कलर का कर देगी, क्योंकि वो खुद अल्कलाइन गैस है। तो रेड लिटमस इसमें क्या हो जाएगा, ब्लू। तो दोनों के दोनों लिटमस पेपर पे ब्लू कलर के हो जाएंगे इसमें। सी हुआ इसके साथ। एक्सपेरिमेंट 2 में मुनीब, ये वाला तुम्हें याद है रिएक्शन के, कोई अल्कली जब अमोनियम सॉल्ट के साथ हीट करते हैं। अब अमोनियम सॉल्ट कोई भी हो सकता है, अमोनियम कार्बोनेट भी हो सकता है, इनफैक्ट अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है वो। तो सॉल्ट बनता है, वाटर, एंड साथ में अमोनिया गैस भी बनती है। अमोनिया गैस बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अमोनिया की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना हेबर प्रोसेस पढ़ते वक्त, सही है मुनीब। अच्छा, 22 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 22 के बाद मुझे 26 दिख रहा है। ओके, ट्वेंटी सिक्स में कह रहा है कलरलेस सोल्यूशन इज नोन टू कंटेन अ सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट अब कुछ भी हो सकता है। कैटाइन तो तुम्हें पता है सोडियम है। एनाइन क्लोराइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है। टेस्ट वर कैरिड आउट टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ एन एनाइन। एनाइन की आइडेंटिटी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है या सल्फेट है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि टेस्ट करने के लिए हमने एसिड डाला पहले, सही है, फिर नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। एक्वा सिल्वर नाइट्रेट डाला है और कोई पीपीटी नहीं आ रहा है, तो मतलब क्लोराइड और आयोडाइड तो नहीं है, क्योंकि एक्वा सिल्वर नाइट्रेट जब डालते हैं तो अगर क्लोराइड आयन होता है तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी आ जाता है, और सिल्वर आयोडाइड का येलो पीपीटी आ जाता है। तो क्लोराइड और आयोडाइड तो नहीं है। अब ऑप्शन में आयोडाइड तो नहीं है, लेकिन क्लोराइड जरूर दिया हुआ है, तो इससे मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि क्लोराइड मेरा प्रेजेंट नहीं है एनाइन में। अच्छा, फिर कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट कब डालते हो? जब बेरियम सल्फेट बनाना होता है, मतलब सल्फेट एनाइन जब मुझे टेस्ट करना होता है, तो उसका भी वाइट पीपीटी आता है, तो इट मीन सल्फेट भी नहीं है। अब रह क्या गया, कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट होता और मैं एसिड डालूं कोई भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ना, वो तो कह रहा है नो रिएक्शन, इसका मतलब है कार्बोनेट भी नहीं है, तो बचा क्या, नाइट्रेट। सही है आया, आगे बढ़े। सर नाइट्रेट का क्या रिएक्शन होता है? नाइट्रेट की कोई टेस्टिंग नहीं है, सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना सारे के सारे, तो कोई पीपीटी नहीं आएगा। हाँ, नाइट्रेट एनाइन को अगर तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, कहाँ चला गया, सर एल्युमिनियम फॉइल वाला करेंगे ना? हाँ ये वाला करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम फॉयल अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ऐसा कुछ करा ही नहीं है हमने अभी, नाइट्रेट के, नाइट्रेट का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि करा ही नहीं है ऐसा कुछ। 27, a gas G has no smell, it is not poisonous, it reacts with hydrogen at a high temperature and pressure. What is gas G? तो आई थिंक देखो, नो स्मेल, स्मेल तो चलो बहुत सारी गैसेस की नहीं होती। नॉट पॉइजनस, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस गैस है, इसके बारे में तुम जानते हो, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में तुमने पढ़ा है। अच्छा, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ एक गैस तुम रिएक्ट कराते हो अमोनिया बनाने के लिए, जो कि नाइट्रोजन है, ठीक है। रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब हीलियम नहीं हो सकती, क्योंकि हीलियम नोबेल गैस है, वो रिएक्ट ही नहीं करती है। तुम्हारे पास बचा क्या, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन अगेन इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है HCl बनाने के लिए। तो हाई टेम्परेचर पे जो हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ, डेट इज नाइट्रोजन इन ऑर्डर टू मेक अमोनिया। सही है या चले आगे। 27 के बाद बताओ 29। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि विच पीस ऑफ apparatus is used to measure 1.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेटली। देखो, तुम्हारा पिपेट जो होता है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है,
25 का है तो 25 ही मेजर करेगा, 50 का है तो 50 मेजर करेगा। पिपेट जो है यूजुअली 10 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम्स में आते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब से तो पिपेट का कोई ताल्लुक नहीं है। मेजरिंग सिलेंडर मेजर्स वॉल्यूम टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाँ, ये 1.5 सेंटीमीटर क्यूब मेजर तो कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली नहीं होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की एक डिवीजन होती है, फिर सेकंड 2 सेंटीमीटर क्यूब की होगी। तो बीच में तुम्हें अंदाजे से आधा भर के 1.5 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली तो मेजर कर लेगा, नॉट एक्यूरेटली, चाहे वो 25 सेंटीमीटर क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर हो या 50 सेंटीमीटर क्यूब का। ब्यूरेट मेजर्स वॉल्यूम्स टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। याद है 0.0 में कहता था हमेशा 1 डेसिमल प्लेस लिखो, तो वो 1.1 1.2 भी मेजर करेगा, 1.3 की भी डिवीजन दिखेगी, 1.4 की भी दिखेगी। तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली ब्यूरेट इसका आंसर है। सर बाकी सब की वो क्या होती है स्मॉलेस्ट रीडिंग नोट करने की? हाँ, अप्रोक्सीमेट तुम पिपेट से तो कर ही नहीं सकते हो ना, पिपेट में तो डिवीजन ही नहीं है, बस एक ही डिवीजन है 25 सेंटीमीटर की जो टोटल भर लिया। मेजरिंग सिलेंडर से कर तो सकते हो, बट दैट वोंट बी एक्यूरेट ना, वेरी अप्रोक्सीमेट, रफ वैल्यू होगी। ओके सर। नेक्स्ट बोलो कौन सा क्वेश्चन है? 29 तो हो गया, आगे 35 तक क्या था? थर्टी वन। देखो अगेन, टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस का टेबल याद है तो क्वेश्चन इस तरह के होंगे, वरना वो फंसते रहेंगे तुम लोगों के। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ग्रीन पीपीटी आया। ग्रीन पीपीटी हमने एक ही के साथ देखा है, आयरन 2 पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड डाला, नो रिएक्शन। बेरियम नाइट्रेट डाला, व्हाइट पीपीटी। तो बेरियम जो है बेरियम सल्फेट जब बनता है, उसके लिए सल्फेट एनाइन का टेस्ट देखा है। तो देखो ये तो तुम्हें ना याद, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। ये अगर आपने याद नहीं करे हुए तो फिर क्वेश्चन फंसेगा। सल्फेट एनाइन के टेस्ट में आप बेरियम नाइट्रेट डालते हो, व्हाइट पीपीटी आता है, तो विच कंफर्म्स के सल्फेट एनाइन प्रेजेंट है। और इसी तरह टेस्ट फॉर कैटाइंस में ग्रीन पीपीटी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ आता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डाल के टेस्ट करते हो तो आयरन 2 पॉजिटिव आयन के साथ। मतलब कैटाइन आयरन 2 पॉजिटिव आयन है, और सल्फेट जो है वो नेगेटिव एनाइन है, तो आयरन 2 सल्फेट तुम्हारे पास सॉल्ट है। देखो ये काम ज्यादातर एटीपी में आता था, अब एटीपी तो नहीं हो रहा। तो पेपर 1 में इसके कुछ जो एमसीक्यूज थे, तो इसका मतलब है कि पेपर 1 में वो एक से दो एमसीक्यूज डालेगा टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइन टेस्ट करने के लिए। तो इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लो। अब नाउ इज द टाइम यू शुड नो। तो हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव आयन और एनाइन क्या हुआ, सल्फेट एनाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आयरन FeSO4 आयरन 2 सल्फेट ना, टी। नेक्स्ट क्या है, 31 के बाद 34, 33 भी है। 33 में वो कह रहा है कि विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्युबल सॉलिड है ना, इनसॉल्युबल होता तो फिल्ट्रेशन होती। सॉल्युबल सॉलिड मतलब एक्वा सॉल्यूशन से निकालोगे तो इवेपोरेशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन। तो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन लिखा हुआ है इसमें 33C। सर इवेपोरेशन क्रिस्टलाइज। क्या कह रहे हो उस्मान? इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन एक ही चीज होती है? हाँ एक ही है, या तो सिर्फ इवेपोरेशन लिख देगा, क्रिस्टलाइजेशन नहीं लिखेगा, या क्रिस्टलाइजेशन लिख देगा, इवेपोरेशन नहीं लिखेगा। मतलब इवेपोरेशन करने के बाद आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो, तो एक ही मेथड के दो स्टेप्स हैं। ये दोनों साथ भी लिख सकता है, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन 34 में तुम्हें उसने कहा है कि apparatus बोलो उस्मान क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर इवेपोरेशन करते वक्त क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते? नहीं, जब उसको ठंडा करते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन को, इवेपोरेशन करने के बाद तब क्रिस्टल्स फॉर्म होते ओके सर। हैं। अच्छा,
इसमें कह रहा था apparatus is used to separate aqueous copper to sulfate. Aqueous copper to sulfate हमें पता है soluble salt है, ठीक है। अब उसने सॉलिड एक्स डाला इसमें किसी वाई सोल्यूशन में, उसको हीट करा और हीट करने के बाद स्टीयरिंग वगैरह कर दी उसने। उसके बाद उसने क्या करा है कि जो एक्सेस सॉलिड एक्स है उसको फिल्ट्रेशन करके निकाल लिया। मतलब जो सॉलिड एक्स है वो इनसॉल्युबल है पानी, यहाँ पे रिएक्ट हो रहा होगा तभी तो कॉपर टू सल्फेट बना है इसमें, ठीक है। तो देखो जब भी हम सॉल्ट बनाते हैं रिएक्शन से तो हमारे पास एसिड वाले रिएक्शन ना इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जा रही होती है। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल वाले सॉल्ट में से उसके कैटायन को डिस्प्लेस करके वो उसके साथ लग रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कॉपर लूं और कॉपर मेटल है उसको आयरन टू सल्फेट सोल्यूशन में डालूं, मतलब आप इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर कहो कि तो कॉपर अगर मोर रिएक्टिव मेटल होता तो आयरन को डिस्प्लेस कर देता ना, लेकिन कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन। आयरन ऊपर होता है ना सीरीज में, कल नसीमा के मंगेतर वाली। तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, तो ये ए नहीं हो सकता। तुम कहोगे कॉपर टू क्लोराइड लिया है, एसिड के साथ रिएक्ट करा है, तो एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट जरूर रिएक्ट होते हैं, लेकिन क्लोराइड्स कहाँ तुमने पढ़ा है कि मेटल क्लोराइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है? ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं पड़ा। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी क्या? डिस्प्लेसमेंट अगर तुम इसमें डिस्प्लेसमेंट करने जाओगे तो कॉपर H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो तुम्हारा ऑप्शन सी है इसमें कह रहा है कॉपर टू ऑक्साइड, हाँ कॉपर मेटल ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। देखो अभी शायद उस्मान तुम ही बात कर रहे थे ना कि कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट एसिड के साथ, लेकिन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जब रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड वाटर। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड अगर ये कह रहा है कि सॉलिड एक्स जो है वो एक्सेस में लिया है तो वो सॉलिड है। जब सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा तो फिर कॉपर ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा किसी से, कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो वो बच जाएगी सॉलिड फॉर्म में। तो उसको मैं फिल्ट्रेशन करके निकाल लूंगा, तो यहाँ से एक्सेस कॉपर ऑक्साइड मैंने निकाला है, ठीक है। और बाय क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, कॉपर सल्फेट बना। अब तुम्हारे पास एक्सेस में देखो तुमने कॉपर ऑक्साइड लिया था तो सल्फ्यूरिक एसिड तो सारा खत्म हो जाएगा ना रिएक्ट होके, तो सोल्यूशन में बचा क्या, कॉपर सल्फेट बचा और वाटर बचा और इनसॉल्युबल कॉपर ऑक्साइड बचा। इनसॉल्युबल कॉपर ऑक्साइड को तुमने फिल्ट्रेशन करके निकाल लिया। अब सोल्यूशन में क्या बचा, कॉपर सल्फेट और वाटर। वाटर तुम कैसे निकाल लोगे, इसमें फिर इवेपोरेशन कराओगे बाद में, उसकी फिर बाद में क्रिस्टलाइजेशन करा लेना। मतलब सी इज द आंसर। डी में सल्फर और कॉपर टू क्लोराइड, सल्फर का रिएक्शन सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में थोड़ी जाके कॉपर को वो करता है, नॉन मेटल है ये, तो ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं पड़ा है ना हमने। डी तो कुछ भी नहीं है, सी इज द आंसर, सही है। आगे बढ़े। आया नहीं, कॉपर अगर आप उसको इस तरह से देखते हो ना कि H पॉजिटिव आइन, देखो H पॉजिटिव आइन डिस्प्लेसमेंट, उसको अगर डिस्प्लेस करवाया जा सकता है, लेकिन H पॉजिटिव आइन खुद जाके डिस्प्लेसमेंट करे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर H पॉजिटिव आइन, क्योंकि H पॉजिटिव आइन मेटल नहीं होता, ठीक है। तो ये स्पेशली H पॉजिटिव आइन के लिए याद रखना बात। नेक्स्ट क्या है 35, टू टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन सब्सटेंस दैट, फ्लेम टेस्ट प्रोड्यूसिंग अ रेड फ्लेम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी नॉलेज, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने डाल दिया था, लेकिन इसमें ना अपना फ्लेम टेस्ट वाली चीज जो है ना वो तुम लोगों को नहीं आती है। हाँ, टेस्ट टू कह रहा है Z इज डिसॉल्व इन वाटर एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड फॉलोड बाय aqueous silver nitrate, a yellow PPT is produced। तो यहाँ पे येलो पीपीटी किसका होगा,
सिल्वर के साथ येलो पीपीटी, सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे पास टेस्ट फॉर एनाइनमेंट, इट इज आयोडाइड। तो येलो पीपीटी आयोडाइड का होता है, सिल्वर आयोडाइड। तो इट कैन बी लिथियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। अच्छा, फ्लेम टेस्ट क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं ये, क्वेश्चन बेसिकली आईजीसीएसई का है, मैंने सिर्फ इसकी वजह से डाला था, टेस्ट 2 की वजह से। अब इसमें से लिथियम आयोडाइड होगा या सोडियम आयोडाइड होगा, बेसिकली जब तुम आईजीसी वाले जो है ना, इनके फ्लेम कलर्स भी याद करते हैं कि लिथियम आयोडाइड को अगर हम बर्न करें तो क्या फ्लेम का कलर होगा, और सोडियम आयोडाइड को बर्न करें तो क्या फ्लेम का कलर होगा। तो सोडियम आयोडाइड के साथ व्हाइट या ब्लू कलर का कुछ फ्लेम दिखता है, लिथियम आयोडाइड के साथ रेड दिखता है। तो आंसर इसका बी है, बट टेस्ट 2 बस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो 35 यू गाइस कैन लीव। आगे बोलो 35 के बाद। 38 रेस्टिंग वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, रेस्टिंग के लिए आयरन के साथ रेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए। तो इन विच ट्यूब इज अ फिजिकल चेंज टेकिंग प्लेस। रेस्टिंग इज रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल चेंज है। तो दिस इज रेस्टिंग, दिस इज अ केमिकल चेंज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। डिसॉल्विंग इज अ फिजिकल चेंज। सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो सिर्फ क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, रहते वो वैसे ही हैं। इलेक्ट्रॉन उनके जो थे जितने थे उतने ही रहेंगे, आयनिक फॉर्म में ही रहेंगे दोनों, लेकिन डिसॉल्व हो गए, अलग अलग हो गए। तो डिसॉल्विंग इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, HCl मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, केमिकल चेंज ऑफ कोर्स। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, दिस इज अ केमिकल चेंज, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब आपके पास कोई बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नए नहीं बन रहे, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे नहीं हो रहे। सही है मुनीब। तो जस्ट रिमेंबर डिसॉल्विंग इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज। अगर कोई चीज सॉल्युबल है पानी के अंदर तो सिर्फ पानी क्या करता है, Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन को दूर दूर कर देगा, दैट इज डिसॉल्विंग एंड इट इज अ फिजिकल चेंज। जब तुम उसको वापस हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा वापस उसमें से, तो वापस NaCl वापस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। 37 भी करना है। 37 में कह रहा है कि विच पीस ऑफ apparatus used to measure 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous sodium hydroxide। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब एल्कली हम यूजुअली किस में मेजर कर रहे होते हैं, पिपेट से मेजर कर रहे होते हैं ना, फ्लास्क में डालने के लिए। अब तुम ये कहोगे कि भाई इससे भी कर सकते हैं, इससे भी अच्छा चाहिए तो तुम्हारे पास जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उससे भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन उसमें जरूर होती है, लेकिन मेजरिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ये एग्जैक्ट फिगर तुम लोग कहाँ पढ़ते हो, पिपेट जब यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो यूजुअली आप पिपेट से 25 सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर रहे होते हैं एग्जैक्ट। 39 ब्लू कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड अंटिल दे टर्न इनटू व्हाइट पाउडर। देखो कॉपर टू सल्फेट ब्लू कब होता है, जब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और वो कितने भी मोल्स हो सकते हैं, लेट्स से मैं 5 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लूं, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। अच्छा, इसको अगर मैं हीट करूं तो हीट करने पे बेसिकली क्या होता है, इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाता है और फिर ये बन जाता है एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। तो जो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट होता है उसका कलर ब्लू होता है, और एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट उसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, अच्छा तब वो क्या कह रहा है कि ये कॉपर टू सल्फेट, ब्लू कॉपर टू सल्फेट किस तरह हीटेड अंटिल दे टर्न इनटू व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर ही है। अब इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो ब्लू होना शुरू हो गया, मतलब मॉइस्चर जो एयर में मॉइस्चर था वो तुम्हारे पास एब्जॉर्ब होना शुरू कर दिया कॉपर टू सल्फेट ने, और वापस इसके साथ आगे वाटर लग जाएगा तो ये दोबारा से स्लोली ब्लू ब्लू होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्ब करता है कॉपर टू सल्फेट एयर में, अगर इसको रख के छोड़ दो। तो व्हाई डज द व्हाइट पाउडर स्टार्ट्स टू टर्न ब्लू, तो मॉइस्चर या वाटर दोबारा एब्जॉर्ब हो रहा है इसमें, सिंपल, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर causing the reaction to reverse। 39 is D।
मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड वॉल्यूम मेजर होता है ऑफ कोर्स, और सॉलिड का बैलेंस से कर, सॉलिड का मास हम लोग मास बैलेंस से मेजर करते हैं। लिक्विड का मास अगर तुम्हें मेजर करना है तो वो भी मास बैलेंस पे मेजर करोगे, लेकिन वॉल्यूम जो है वो मास बैलेंस पे ऑफ कोर्स मेजर नहीं कर सकते। वॉल्यूम जो है वो आप मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, इन चीजों से मेजर करोगे। ठीक है जी। 40 is which substance can be used to detect presence of water? तो वाटर देखो, कॉपर, कोबाल्ट क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी देखा था, ये सारे जो है ना ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अपना थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर का हो जाता है यूजुअली इनका कलर। कोबाल्ट क्लोराइड जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये याद रखना कोबाल्ट क्लोराइड का। वैसे तुम लोग कैल्शियम क्लोराइड का पिंक टू याद ब्लू रखो, वो होता है ना ज्यादा सर? जी। पिंक से हाँ, ब्लू टेस्ट होता है फॉर ना? वाटर, जी जी। अच्छा, तो टेस्ट फॉर वाटर आई थिंक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के हैंडआउट में तुम्हें मिलेगा। कोबाल्ट टू क्लोराइड का कलर, कोबाल्ट इज CO, इसका कलर पिंक टू ब्लू व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर। सही है। अच्छा, कॉपर टू सल्फेट का अभी अभी देखा, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट जब पानी एब्जॉर्ब करेगा, एनाइड्रस कॉपर टू सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट बन जाएगा। इसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, व्हाइट टू ब्लू। ठीक है। लिटमस तो एसिड और एल्कली के लिए होता है ना, मिथाइल ऑरेंज भी एसिड और एल्कली के लिए होता है। तो लिटमस और मिथाइल ऑरेंज तो वाटर की टेस्टिंग के लिए यूज नहीं हो सकता ना, 1 and 2 होगा ए। सही है। अच्छा, उस्मान कहाँ लिखा है ऑल आयोडीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल? आयोडाइड सॉल्ट्स आर ऑल क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। भाई वो तुम्हारे ग्रुप 1 के सॉल्युबल हैं सारे, सिवाय सिल्वर क्लोराइड और लेड 2 क्लोराइड, और अपना सिल्वर आयोडाइड भी इनसॉल्युबल है। ऐड करो, कहाँ से लिया, गलत लिखा हुआ है। ठीक है सर गाइड की एक ग्रुप में नहीं इकट्ठे नहीं, नहीं की तो देखो ना, गाइड अब ज्यादा रहते हैं। तुम्हारे पास कैम्ब्रिज ने लिख के दिया हुआ है तुम्हें, तो तुम कैम्ब्रिज को थोड़ी ना चैलेंज करने जा रहे हो अभी। जो नहीं मतलब वो बोल रहा गाइड है वो में करने जा रहे हो। गलत लिख टेस्ट दिया फॉर होगा। कैटाइंस और एनाइंस के टेबल में क्लियर कट, ये तो सिलेबस से टेबल उठाया हुआ है। और यहाँ पे ये व्हाइट पीपीटी, जी सर। सॉरी येलो पीपीटी जो बनता है आयोडाइड का, वो सिल्वर आयोडाइड का बनता है। तो ऐसी गलती ना करो, जो तुम्हें रिसोर्स दिए हुए वहां से पढ़ो। ठीक है, आगे पीछे के बड़े रिसोर्सेज हैं, फंसा देंगे तुम्हें। ठीक है।